हेलो एमएससी के स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंदन वर्मा और आज हम लोग ये दो क्वेश्चन करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक का यूनिट 1 का हम लोग का ये पहला वीडियो है, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है कि जो वीडियो है ना थोड़ा सा लंबा बन जाए। मैं पहले कोशिश ये कर रहा था कि जो वीडियो है ना वो उसको शॉर्ट बनाऊँ, लेकिन मेरे मन में ये आया कि अगर मैं आप सभी लोग को पूरा कॉन्सेप्ट ना बताऊं तो ना ये आप सभी लोग के साथ अन्याय होगा। इस वजह से अगर वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, मैं ना पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आप सभी लोग को एक्सप्लेन करूँगा, है ना। और ये मैंने अपने आप से वादा किया है। इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा बोर मर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरा ना पढ़ाऊँगा। तो ये दो जो है ना दो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य रहेगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसको समझना। और लेबाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स को हम लोग बीबीटी और सीएफटी की सहायता से किस प्रकार से पता लगा पाएंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स लेबाइल है या फिर इनर्ट है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का टारगेट रहेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं आप सभी लोग को पढ़ के बता देता हूँ कि क्या लिखा है। वाट आर लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, और हमें पता लगा, हमें दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, सो दैट लेबाइलिटी एंड इनर्टनेस आर डिफरेंट विथ द थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़। सो बेसिकली हम लोग को इसमें ना दो पॉइंट के बारे में चर्चा करना है, एक थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी के बारे में और दूसरा काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में, है ना। जिसमें काइनेटिक स्टेबिलिटी में है कॉन्सेप्ट आता है लेबाइलनेस और इनर्टनेस का। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ पीबीटी एंड सीएफटी। काइनेटिक एप्लीकेशन मतलब काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड से रिलेटेड। तो कोई रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है कितना स्लो हो रहा है उसके आधार पर हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या होता है इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है, इसको अभी ना डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग से बस अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेबाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग कॉम्प्लेक्स होता क्या है उसको समझते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, आप सभी लोग जानते हो, वो बना हुआ होता है मेटल से और क्या, लिगेंड से, है ना। एन नंबर ऑफ लिगेंड्स हो सकते हैं और मैं एक और लिगेंड जोड़ रहा हूँ जिसको मैंने बोला एक्स। तो ये क्या है, हम लोग का एक कोई मेटल कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिएक्शन करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ वाई को जोड़ा और यहाँ से क्या निकाला, एक्स को निकाल दिया। तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मैंने रिएक्शन लिखा, मेटल Ln, और ये x की जगह क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये जो x है ना वो डिस्प्लेस हो गया है ना। और किसने डिस्प्लेस किया, इस y ने किया। ये y जो लिगेंड है, इस y लिगेंड ने इस x लिगेंड को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस प्रकार का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों, क्योंकि लिगेंड क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। अब इसका अगर हम लोग काइनेटिक एनालिसिस करना चाहें, काइनेटिक एनालिसिस मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनालिसिस करना चाहें, काइनेटिक मतलब क्या होता है, काइनेटिक वर्ड जब भी आप लोग सुनो तो इसका मतलब होता है स्पीड। काइनेटिक एनालिसिस मतलब कि ये जो रिएक्शन है कितना फास्ट हो रहा है। तो अगर ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है, बहुत ही तेज़ी के साथ कंप्लीट हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो फास्ट है। हाँ, तो ये रिएक्शन क्या हो सकता है, फास्ट हो सकता है एक तो, और दूसरा क्या होगा, स्लो हो सकता है, ठीक है। अगर रिएक्शन फास्ट होगा ना तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेबाइल कॉम्प्लेक्स। और अगर ये रिएक्शन स्लो हो रहा है ना तो ये वाला जो कोऑर्डिनेशन, ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स बना इसको हम लोग बोलेंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास दो हो गए बेस्ड ऑन द कि रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है उसमें, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होता है हम लोग का लेबाइल कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या होता है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। चलो इसी को वर्ड में लिखते हैं हम लोग, है ना। तो दोस्तों ये है डेफिनेशन लेबाइल कॉम्प्लेक्स का। एक बार हम लोग देखते हैं, द मेटल कॉम्प्लेक्स इन विच द रेट, रेट का मतलब होता है यहाँ पास स्पीड, ठीक है, स्पीड है, रेट को हम लोग स्पीड बोलते हैं। लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वर्ड ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
द मेटल कॉम्प्लेक्स इन विच द रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेरी फास्ट, ठीक है, एंड सो हाई रिएक्टिविटी आर कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी, और इस ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबाइलिटी बोलते हैं, ठीक है। टी हाफ ऑफ द लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज लेस देन 1 मिनट। ये टी हाफ आप सभी लोग को पता होगा क्योंकि आप सभी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो। टी हाफ क्या होता है, जैसे कि कोई भी रिएक्शन है ना, तो आधा खत्म होने में कितना समय लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं टी हाफ बोलते हैं। तो देखो 1 मिनट के अंदर ना पूरा आधा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। कौन से कॉम्प्लेक्सेस में, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में। तो ये है हम लोग का डेफिनेशन लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जरूर से। तो देखो अब हम लोग इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस का डेफिनेशन देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर आप लोग लेबाइल कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन समझ गए होंगे तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। द मेटल कॉम्प्लेक्स इन विच रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेरी स्लो। बस उसमें जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स में फास्ट था, इसमें क्या हो गया, स्लो हो गया। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ऐसे जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्टनेस। और इनका जो हाफ लाइफ होता है वो 1 मिनट से ज़्यादा होता है, यानी कि रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा, है ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। नोट जरूर से कर लीजिए आप लोग। अब ना हमारे पास ना ये टर्म आया थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को समझते हैं और ये समझते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स क्या थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो उसको पता लगाने के लिए ना हमारे पास एक टर्म होता है थर्मोडायनेमिक्स में जिसको हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जी को निकालने के ना 2 फार्मूला होता है। एक तो हमारे पास होता है -RT ln KF होता है, ये हम लोग का ये पहला फार्मूला है ना, जी को निकालने का। दूसरा जी का वैल्यू निकालने के लिए H - T डेल्टा S होता है, ठीक है। ये 2 फार्मूले से हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जी क्या है, हम लोग का गिब्स फ्री एनर्जी है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। टी इज टेम्परेचर। के एफ ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है। इधर अगर आप लोग देखोगे ये एच क्या है हम लोग का, ये है एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज लिख सकते हो उसको। और ये टी इज अगेन टेम्परेचर। और ये डेल्टा एस जो है, सॉरी ये एंथैल्पी नहीं है, अच्छा हाँ एंथैल्पी ही है। और ये है हम लोग का एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू से हम लोग क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में इस गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रोल है। तो ऐसा माना जाता है कि जितना जी का वैल्यू निगेटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 मेटल कॉम्प्लेक्स हैं, पहले मैं ले लेता हूँ कोई एक मेटल है और हमारे पास जो मेटल कॉम्प्लेक्स है ये L है, LX ले लेते हैं और इस पर कुछ चार्ज है ऐसे +2 का चार्ज है ऐसे। और एक मेटल कॉम्प्लेक्स है जिसका मेटल M है और ये LY है, कुछ दूसरा लिगेंड है और यहाँ पास +3 का चार्ज है ऐसे करके, ठीक है। तो अगर ये 2 मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा किया जाए कि कौन ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, तो उसके लिए हम लोग क्या वैल्यू चेक करेंगे, हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू चेक करेंगे। जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसका मैं अगर गिब्स फ्री एनर्जी निकालूं और वो कुछ आता है 505 -500 आता है, चलो ठीक है। एक रफली हम लोग ऐसे ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, मैं आप सभी लोग को समझा रहा हूँ कि ये दोनों में से कैसे कंपैरिजन करें कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है ऐसे करके, ठीक है। तो इसका जो गिब्स फ्री एनर्जी का पूरा कैलकुलेशन वगैरह करके हमारे पास आया 500 किलो जूल पर मोल आया। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू आया -100 किलो जूल पर मोल ऐसे आया, ठीक है। तो ये 2 गिब्स फ्री एनर्जी है। तो इन गिब्स फ्री एनर्जी के वैल्यू को देखकर हम लोग क्या ये पता लगा सकते हैं क्या कि ये दोनों मेटल में से कौन सा मेटल ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो हाँ बिल्कुल पता लगा सकते हैं, जिसका जितना निगेटिव वैल्यू होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड में किसका गिब्स फ्री एनर्जी का सबसे ज़्यादा वैल्यू कम है, ये देखो ज़्यादा मोर निगेटिव है, इस वजह से ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, ठीक है।
तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी को पता लगाने के लिए हम लोग गिब्स एनर्जी का यूज़ करते हैं। और यहाँ पास ना ये एक इम्पॉर्टेंट ये है फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, देखो जैसे कि ये लिगेंड है, ये हमारे पास मेटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये मेटल कॉम्प्लेक्स कैसे बना होगा, मेटल प्लस एक्स नंबर ऑफ लिगेंड मिलाकर हमारा क्या बन रहा होगा, मेटल Lx और ये +2 ऐसे बना होगा। तो ये बनने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मेशन कांस्टेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं ना, ये ज़्यादा बन रहा होगा, ठीक है। अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बन रहा होगा, और ये ज़्यादा बन रहा होगा तो ये जो प्रोडक्ट बना है ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जितना ज़्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू और उतना ही ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो गिब्स जो इससे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू होगा निगेटिव में, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। चलो इसके बारे में ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। तो दोस्तों चलो थोड़ा सा पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये बोल रहा है मेजर द एक्सटेंट टू विच द कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म। एक्सटेंट मतलब कि कितना ज़्यादा मात्रा में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उसका मेजर है ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अगर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का वैल्यू ज़्यादा है तो वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है तो उसका गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा होगा। गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा होगा तो उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा। अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट ज़्यादा है तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा बन रहा होगा, है ना। तो यही बोल रहे हैं मेजर द एक्सटेंट टू विच द कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म, कितना ज़्यादा बनेगा उसका एक मेजरमेंट है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी डिफरेंस के बीच एनर्जी जो डिफरेंस होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि ये जो H है ना, ये H नहीं है, ये क्या है, डेल्टा H है। तो ये क्या है, डेल्टा H कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी, ये डेल्टा H निकलते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी के डिफरेंस के बीच में के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड बाय ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। सो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। मोर द वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट मोर विल बी द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो कोई कॉम्प्लेक्स का अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट ज़्यादा है ना, तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो आप सभी लोग ये सभी पॉइंट नोट कर सकते हो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में। दूसरा वर्ड है दोस्तों काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब ये जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है ना, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चर्चा करना है, और इसी से कॉन्सेप्ट आता है हम लोग का लेबाइलनेस और इनर्टनेस का। तो कोई भी रिएक्शन कितना ज़्यादा फास्ट हो रहा है, कितना ज़्यादा स्लो हो रहा है, उसके आधार पर हम लोग काइनेटिक स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। अगर कोई रिएक्शन ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और अगर कोई रिएक्शन है ना, कोई जो हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अगर स्लो रिएक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स से करेगा। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में आप सभी लोग पढ़ना ही है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। चलो काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या बताता है, स्पीड एट विच द ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। तो कोई भी रिएक्शन का जो स्पीड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हम लोग का काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इस प्रकार से आप लोगों ने डायग्राम जरूर से देखा होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है हम लोग का एनर्जी, इधर वाई एक्सिस में हम लोग का एनर्जी होता है, ये है हम लोग का रिएक्टेंट और ये है हम लोग का प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन है ना कुछ इस प्रकार से ऐसे होता है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है, ये वाला एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। डिपेंड्स अपॉन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो कोई रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट होने के लिए उसको कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रहता है रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो जो रिएक्टेंट है वो स्लो रिएक्ट करेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगा तो जो रिएक्टेंट है वो क्या है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो वो फास्ट रिएक्ट करेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वो स्लो रिएक्ट करेगा। इस प्रकार से हम लोग ये बता सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट है या फिर लेबाइल है। तो यही वाला पॉइंट हम लोग थर्ड पॉइंट में करके लिख सकते हैं, इफ एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर
ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इज लो, है ना, लो है तो रिएक्शन विल टेक प्लेस एट अ हायर स्पीड, तो वो रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा। और ऐसे फिर कॉम्प्लेक्स में तो फिर वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसे कॉम्प्लेक्स होगा, वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा। और इसी से आप लोग एक और पॉइंट बना सकते हो, इफ एक्टिवेशन बैरियर इज हाई, ठीक है, देन रिएक्शन विल टेक प्लेस एट अ लोअर स्पीड, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इनर्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग के काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में। अब ये हम लोग से सवाल पूछता है, क्या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है क्या, है ना, तो उसको हम लोग चलिए देखते हैं। हमारे पास ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखो, देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन, ये पॉइंट अच्छा से नोट करना, इसमें स्टार मार्क ले लेना, ठीक है। देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो कोई कॉम्प्लेक्स अगर थर्मोडायनेमिक स्टेबल है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो काइनेटिकली भी स्टेबल है। या फिर उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो अगर काइनेटिक स्टेबल है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो थर्मोडायनेमिक भी स्टेबल होगा। हो सकता है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबल हो और ये भी हो सकता है कि वो थर्मोडायनेमिक स्टेबल ना हो, है ना। तो ये इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हाउसक्राफ्ट में एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। तो डेल्टा जी हाइड्रेशन फॉर Cr+3 एंड Fe+3 आर ऑलमोस्ट इक्वल, है ना। डेल्टा जी का मतलब क्या है, डेल्टा जी हम लोग का गिब्स फ्री एनर्जी है। तो ये वाला जो Cr+3 और Fe+3 के लिए डेल्टा हाइड्रेशन का वैल्यू अगर ऑलमोस्ट इक्वल है तो इन लोग का थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। क्योंकि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को पता लगाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, डेल्टा जी वैल्यू चाहिए। डेल्टा जी जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इन दोनों के लिए डेल्टा जी के वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों थर्मोडायनेमिकली इक्वल स्टेबल है। क्या ये काइनेटिकली इक्वल स्टेबल है क्या, नहीं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हाइड्रेशन वैल्यू है, यानी कि ये करेंगे CrH2O, ये कोई कॉम्प्लेक्स है ना। इसी से मैं एग्जांपल बना रहा हूँ, CrH2O6, और इस पर कितना चार्ज लगाना है, मुझे +3 का चार्ज लगाना है। ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स हो गया। और दूसरा मेरा क्या होगा, FeH2O का 6, ठीक है। और इसके ऊपर मुझे क्या चार्ज लगाना है, +3 का चार्ज लगाना है ना। तो देखो ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स का डेल्टा जी वैल्यू कितना है, ऑलमोस्ट इक्वल, है ना। इधर हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा जी हाइड्रेशन क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल। लेकिन एक्सपेरिमेंट के जरिए ये एक्सपेरिमेंट जब किए ना उन लोग रिएक्शन करवाए इसमें, तो ये देखा गया, ये Cr क्या है हम लोग का, Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा Cr+3, है ना। Cr+3 यानी कि ये मैग्नीज से पहले आता है, यानी कि इसका D4 और 4s2 होता है। अगर हम लोग इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो ये हो जाएगा 3d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 3d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर Fe+3 का हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें, क्योंकि ये इसका जो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये +3 आएगा, तो Fe+3 में इसका क्या हो जाएगा, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d6 4s2 होता है, और इसमें से हम लोग को कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3d5, ठीक है। तो ये देखा गया कि ये जो क्रोमियम H2O6 ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये ना ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स बना रहा था, ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है, ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स की तरह शो कर रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स, ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। लेबाइल कॉम्प्लेक्स है यानी कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इसमें फास्ट हो रहा है। इसमें ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यानी कि लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें फास्ट हो रहा था। और ये देखा गया कि ये जो वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही स्लो हो रहा था। तो ये कतई मतलब नहीं है कि अगर वो थर्मोडायनेमिक, यहाँ देखो दोनों का अगर देखोगे ना तो दोनों ऑलमोस्ट थर्मोडायनेमिकली इक्वल स्टेबल है, लेकिन काइनेटिकली दोनों, एक का स्टेबिलिटी अलग है, दूसरे की स्टेबिलिटी अलग है। ये इनर्ट है और ये क्या है, लेबाइल है, ठीक है। तो ये था पॉइंट, आप सभी लोग इसको जरूर से नोट कर लेना।
तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी एंड सीएफटी। काइनेटिक एप्लीकेशन यानी कि हम लोग को जो रिएक्शन होता है ना उसका स्पीड देखना है। किसके बेसिस पे? वीबीटी और सीएफटी। वीबीटी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी का फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो कि स्क्वायर पिरामिडल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो ये जो मेटल है ना, ये 4 लिगेंड से ऐसे सराउंडेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, क्योंकि ये जो मेटल है वो 4 लिगेंड से ऐसे सराउंड हुआ है। तो ये दो प्रकार का कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक तो हम लोग का स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या होता है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल में किस प्रकार से दिखता है? देखो, ये इस प्रकार से टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होते हैं, तो ये 4 लिगेंड से ऐसे सराउंड होते हैं। तो ये हम लोग का स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। आर लेबाइल, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है, जैसे कि टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं? लेबाइल होते हैं, यानी कि ये फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। वाइल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी लेबाइल और इनर्ट। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या हो सकते हैं? लेबाइल भी हो सकते हैं और इनर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो है, स्क्वायर पिरामिडल और टेट्राहेड्रल, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हम लोग का लेबाइल। लेबाइल का मतलब है कि ये फास्ट रिएक्शन शो करेंगे। और ये ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, ये हो सकता है लेबाइल और हो सकता है इनर्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इनकी तो चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये तो लेबाइल ही होते हैं, है ना। हमें चर्चा करना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किससे कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो किस प्रकार से होता है? देखो, ये 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है, 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6। तो 6 लिगेंड से ये मेटल कॉम्प्लेक्स है वो जुड़ा होता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग लेबाइल और इनर्ट को चर्चा करेंगे। क्या हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स को देखकर ये बता सकते हैं क्या कि वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट है या फिर लेबाइल? आंसर है हाँ। किसके बेसिस पे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर हम लोग देख सकते हैं। हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज़ नहीं करते उतना, हम लोग सबसे ज़्यादा किसको यूज़ करते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए उसमें हम लोग देखते हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग सीखते हैं लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। वीबीटी के अप्रोच से हम लोग ये समझेंगे कि कोई मेटल कॉम्प्लेक्स लेबाइल, उसका नेचर कैसा होता है? लेबाइल होता है कि इनर्टनेस होता है? तो जो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता होगा। नहीं आता ना, तो आप सभी लोग एक बार जरूर से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देख लेना। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें कॉम्प्लेक्स को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है हम लोग का आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा है हम लोग का इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, वो हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल तो हम लोग का क्या है? लेबाइल नेचर के ही है ना। बचा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक इनर्ट नेचर उसका और उसका लेबाइल नेचर। कौन से नेचर होगा उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग वीबीटी का अप्रोच ले रहे हैं, वीबीटी की सहायता ले रहे हैं। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो है sp3d2, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो d2sp3 होता है। इसका एग्जांपल अगर मैं आप सभी लोग को बताना चाहूँ तो मैग्नीज MnH2O का हम लोग का 6 और ये क्या है 2 पॉजिटिव, है ना। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हम लोग का मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 और ये होता है 4s2, होता है कि नहीं होता है? और मैग्नीज कौन सा है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब क्या हो गया? Mn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना हो जाएगा? ये 3d5 होगा। कितना हो जाएगा? 3d5 होगा। और आप सभी लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना जरूर आता होगा। नहीं आता तो मैं अभी थोड़ा सा सिखा देता हूँ। इसको मैं ना थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ ना, रब कर रहा हूँ। तो मैग्नीज कितना है? 3d5 है। तो मैं क्या है इस प्रकार से ऐसे डब्बा बनाऊँगा ये है हम लोग का 3d, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। ये हम लोग का 3d हो गया। इधर है हम लोग का 4s प्रेजेंट होता है और ये प्रेजेंट होता है 4p। ठीक है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 2 3 4 5। क्योंकि वाटर क्या है? हम लोग का एक वीक फील्ड एजेंट है। वाटर कैसा होता है? वीक फील्ड एजेंट होता है, तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। ठीक है,
ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको ऐसे पेयर नहीं करवा पाएगा ना, ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। और कितना H2 है, 6H2 है। 6H2 कहाँ पास आएगा, यहाँ पास देखो, ये 4s हो गया, 4p हो गया, और इधर 4d भी मुझे बनाना था, तो इसको ना मैं थोड़ा सा ना इधर करके बना देता हूँ ताकि स्पेस अवेलेबल हो जाए मेरे पास। 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया 4s, 4p, और ये क्या हो गया 4d। 1 2 3, 1 2 3 4, और ये एक 5, तो ये हो गया हम लोग का 3d, 4s, 4p, और क्या है 4d। ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है ना, तो ये 3d कितना है, 5 है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अब इसको कितना ही, ये 6 वाटर है ना, 6 वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इसको 6 डब्बा खाली चाहिए। क्या चाहिए, 6 डब्बा खाली चाहिए। तो 4s का ये H2 यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 हो गया, ये 2 हो गया, H2 यहाँ 3 4 5 6। 4s का एक ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल, और d के कितने, 2 ऑर्बिटल्स, यानी कि क्या हो गया s, p का 3 और d का कितना 2। तो ये कैसा हाइब्रिडेशन बना, sp3d2 हाइब्रिडेशन बना। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये जो d ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल, है ना। इनर ऑर्बिटल यानी कि ये 3d के जो ऑर्बिटल्स होंगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल्स, इनर d ऑर्बिटल्स। और जो आउटर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर d ऑर्बिटल्स। तो क्योंकि जो हम लोग का लिगेंड है वो आउटर d ऑर्बिटल्स में जा रहा है, हाइब्रिडेशन के लिए आउटर ऑर्बिटल्स को यूज़ किया है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या आप सभी लोग को ये समझ आया कि नहीं आया, उसको कमेंट करके जरूर से बताना मुझे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को भी हम लोग चलो समझते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में देखो, ये इसका एग्जांपल है CrCN6 4 नेगेटिव। अगर मैं Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ये मैग्नीज से पहले आता है, मैग्नीज से पहले Cr आता है, क्रोमियम फिर मैग्नीज। तो क्रोमियम के कितना हो गए, इसका होता है 3d4 और ये 4s2 होता है। ठीक है, Cr। अब इसका मैं ऑक्सीडेशन निकालूंगा कि ये जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है। तो Cn-1 कंट्रीब्यूट करता है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन निकालना है ना, तो मैं इसको x ले लेता हूँ, प्लस Cr-1 करता है और ऐसे 6 बार है, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू जो भी चार्ज रहता है बाहर उसको हम लोग लिखते हैं, तो ये -4 हो गया। ठीक है कि नहीं है। अगर मैं x का वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, x का वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ये -6 को उधर ट्रांसफर करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकला वो +2 निकला। तो अगर मैं यहाँ लिखूँगा Cr+2, ठीक है, तो यहाँ से मैं कितने इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 3d3 हो जाएगा, 3d4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3d4। तो अगर मैं इसको अगर इसका मैं बनाना चाहूँ तो किस प्रकार से बनाऊँगा, देखो ये 3d कितना है, 4 है, तो ये है हम लोग का d ऑर्बिटल्स, ये 3d ऑर्बिटल्स है, और ये 4, ये हो गया हम लोग का 4s, और ये हो गया 4p। ठीक है, और यहाँ पास हम लोग का 4d ऑर्बिटल्स है। वैसे इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। 3d, ये हो जाएगा 4s, 4p, और ये हो जाएगा 4d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, अभी देखिए, क्योंकि ये जो Cn है ना, क्या था हम लोग का, CrCN6 4 नेगेटिव ऐसे था। तो ये जो Cn है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। एक और ऑर्बिटल्स आएगा ना, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये जो Cn है ना, हम लोग का क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसकी वजह से ये क्या कर सकता है, पेयरिंग करवा सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, इसको पेयर करवा सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उठ के यहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ना अब जब ज़रूरत होगा ना तभी पेयरिंग करवाएगा। एक चीज़ जरूर से ध्यान रखना, जब ज़रूरत होगा ना तभी पेयरिंग करवाएगा। चलो अभी के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसमें इसको कितना चाहिए, कितना खाली डब्बा चाहिए, 6 खाली डब्बा चाहिए। तो D से 2 उठाएगा, यहाँ Cn जाएगा, यहाँ भी Cn जाएगा। ठीक है, 4s से एक
आएगा यहाँ से, और P से कितना आएगा देखो, 1 2 3 4 5, CN 5, और ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से D, और यहाँ ये D2, D के 2, S के 1, और P के कितना 3। तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, D2sp3। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा ऐसे, जब ज़रूरत होता है ना तभी पेयरिंग होता है, अगर ज़रूरत नहीं है तो पेयरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको 2 डब्बा खाली चाहिए था, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन कितना करना है, D2sp3 करना है, इस वजह से इसको 2 डब्बा खाली चाहिए था अंदर की। जो 3D का ऑर्बिटल है ना उसमें तो 2 डब्बा हम लोग को खाली चाहिए थे, खाली चाहिए था, इस वजह से ये वाला जो है पेयरिंग नहीं हुआ, ये वाला पेयरिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन बना हम लोग का क्या बना, D2sp3 बना। ठीक है, D2sp3। अब देखो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल्स यूज़ हुए हैं वो इनर d ऑर्बिटल्स यूज़ हुए हैं, है ना, इनर d ऑर्बिटल्स यूज़ हुए हैं, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि हाइब्रिडेशन में या फिर जो हम लोग का लिगेंड आ रहा है वो इनर d ऑर्बिटल्स में आ रहा था। लेकिन जब आप लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखे थे ना तो उसमें ये पूरे फील्ड था, वो आउटर 4D ऑर्बिटल्स को यूज़ करता था, जैसे कि हम लोग ने देखा था MnH2O6 में देखा था ना हमने, तो वो आउटर d ऑर्बिटल्स को यूज़ किया था, इस वजह से उसको हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा, ये जो 2 कॉम्प्लेक्स दे दिया हमने, तो अब देख लिया, चेक कर लिया कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोग का इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है हम लोग का आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या हम ये पता लगा सकते हैं क्या, ये जो है कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स दोनों में से कौन सा लेबाइल होगा और कौन सा इनर्ट होगा। तो जो अकॉर्डिंग टू वीबीटी के आधार पर जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना वो क्या होते हैं, ये होते हैं लेबाइल, क्या होते हैं, लेबाइल, और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना ये होता है इनर्ट। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स है ना वो इनर d ऑर्बिटल्स को यूज़ किए हैं, इनर d ऑर्बिटल्स को यूज़ किए हैं, जैसे कि ये हम लोग का 3D था, और ये 4s 4p और ये 4d, तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है, इनर d ऑर्बिटल्स को यूज़ किया इस वजह से न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है, इस वजह से में इसका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये स्लो रिएक्ट करता है, इस वजह से जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्ट बोलेंगे। और जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है वो आउटर d ऑर्बिटल्स को यूज़ किया है, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर में है, तो इसको अट्रैक्ट करके नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा, इस वजह से जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल होता है। ये वीबीटी के अकॉर्डिंग है, हालांकि ये जो है हर कॉम्प्लेक्स के लिए सत्य नहीं होता, इस वजह से हम लोग CFT को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है उसके आधार पर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो कि इनर d ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं लेकिन वो लेबाइल होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो वीबीटी है ना थोड़ा सा फेल हो जाता है, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो CFT को यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ना थ्योरी लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा थ्योरी देखो इसमें क्या लिखा है, सिंस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूजेस आउटर d ऑर्बिटल्स फॉर इट्स हाइब्रिडेशन के लिए वो आउटर d ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है, देयरफॉर इट्स बॉन्ड्स आर वीकर देन n-1 D2sp3, है ना, D2sp3 हाइब्रिडेशन से वीकर होता है, देयरफॉर इट विल बी लेबाइल इन नेचर। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लेबाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनर्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का वीबीटी अप्रोच खत्म होता है, हम लोग CFT अप्रोच में चलते हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग समझते हैं लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस ऑन द बेसिस ऑफ CFT। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसका एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको थोड़ा सा समझते हैं, और हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्या है, हम लोग का कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई पहले क्या होता है, पहले जुड़ रहा है लिगेंड, दूसरा लिगेंड जुड़ रहा है, तो ये हम लोग का इस प्रकार से इंटरमीडिएट बन रहा है, और इस इंटरमीडिएट का नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग का पेंटागोनल बना रहा है, और इधर क्या है,
पिरामिड बन रहा है, ये ऊपर एक पिरामिड और नीचे एक पिरामिड, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और फिर पहले जुड़ता है, फिर उसके बाद जो एक लिगेंड रहता है वो निकल जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये एक पाथवे है। पहले लिगेंड जुड़ा ना, इस वजह से इसको बोलते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इसको हम लोग बोलेंगे क्योंकि पहले जुड़ा ना, जुड़ने को हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं। तो पहले लिगेंड जुड़ा, इस वजह से ऊपर वाले को हम लोग एसोसिएटिव मैकेनिज्म बोलते हैं। और नीचे वाले में देखो पहले लिगेंड निकल गया, पहले एक लिगेंड निकल गया, तो जो हम लोग के पास इंटरमीडिएट बना वो इस प्रकार से इंटरमीडिएट, दो इंटरमीडिएट बनते हैं। एक तो हम लोग का देखो, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, ये स्क्वायर शेप बन रहा है और उसके ऊपर एक पिरामिड लगा हुआ है ऐसे करके, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये हम लोग का इंटरमीडिएट हो सकता है, या फिर हम लोग का ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है। ये ट्राइगोनल हो गया, 3 गोल, 1 2 3 ऐसे करके, और ये एक पिरामिड ऐसे, ये ऊपर पिरामिड और नीचे पिरामिड, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल। और फिर पहले लिगेंड निकला, उसके बाद लिगेंड जुड़ा, है ना, जो सब लिगेंड जुड़ा, तो इस प्रकार का जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 2 मैकेनिज्म के जरिए होता है। पहला तो है एसोसिएटिव मैकेनिज्म, पहले जुड़ रहा है फिर टूट रहा है, और दूसरा है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, पहले टूटा, डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, टूटना, तो पहले टूटा उसके बाद बना, है ना। तो ये जो बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। कौन कौन से इंटरमीडिएट है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ये इंटरमीडिएट होता है। ये रिएक्टेंट है हम लोग का, ये इंटरमीडिएट है, ये क्या है, हम लोग का प्रोडक्ट है। तो चलो दोस्तों, लेवाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं हम लोग किसके आधार पर, CFT के आधार पर। तो लेवाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इफ द CFSE का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, आप सभी लोग इसको निकालना जानते हो, वैल्यू ऑफ 5 मेंबर और 7 मेंबर इंटरमीडिएट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो 5 मेंबर रिंग और 7 मेंबर रिंग का इंटरमीडिएट का अगर CFSE का वैल्यू ज़्यादा है किसके, रिएक्टेंट से, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या क्या होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, लेबाइल नेचर के होंगे। अगर आप सभी लोग इधर देख पा रहे होगे, तो ये क्या है, हम लोग का CFSE वैल्यू है। CFSE वैल्यू जो होता है ना दोस्तों, वो किस में होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। तो अगर आप सभी लोग देखोगे किसका CFSE वैल्यू ज़्यादा है, इंटरमीडिएट का CFSE वैल्यू ज़्यादा है। तो ये है हम लोग का इंटरमीडिएट और ये है रिएक्टेंट। तो आप सभी लोग देखोगे CFSE वैल्यू रिएक्टेंट का ज़्यादा है, ऐसे अगर यहाँ ऐसे खींचोगे ना, तो ये रिएक्टेंट का वैल्यू CFSE वैल्यू ज़्यादा है, ऐसे आप सभी लोग सोचोगे। ये क्या है हम लोग का, ये है हम लोग का इंटरमीडिएट, ये सभी क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है, इनका CFSE का वैल्यू इतना है। तो अभी ग्राफ में देख के आप सभी लोग मुझे ये बताओ कि किसका CFSE वैल्यू ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कि इंटरमीडिएट का। अभी आप लोग बोलोगे कि रिएक्टेंट का CFSE वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन क्या है, ये जो CFSE वैल्यू होता है ना, वो निगेटिव होता है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ से ऊपर की हो जाते हैं ना, तो ये जो है निगेटिव वैल्यू इसका इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर यहाँ CFSE वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, ऐसे करके, है ना। ये इतना नहीं रहता, इतना ज़्यादा नहीं रहता CFSE वैल्यू, लेकिन मैं आप सभी लोग को थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो जैसे ऊपर जाते जाते हैं ना, तो CFSE वैल्यू ज़्यादा बढ़ते जाता है, लेकिन किस में, निगेटिव वैल्यू में। तो आप मुझे ये बताओ, -1 ज़्यादा है कि -2 ज़्यादा है। ऑफकोर्स -1 ज़्यादा है, इस वजह से इंटरमीडिएट का CFSE वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, रिएक्टेंट से। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवाइल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को ये समझ आया है, नोट कर लो। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इफ द CFSE वैल्यू ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 7 मेंबर्ड रिंग इज लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, 5 मेंबर्ड रिंग और 7 मेंबर्ड रिंग का जो कि है इंटरमीडिएट, उनका CFSE वैल्यू क्या है, कम है, किससे, रिएक्टेंट से। तो ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उनका नेचर कैसा होगा, इनर्ट नेचर के होंगे वो। ठीक है, उनका नेचर कैसा होगा, इनर्ट नेचर होगा। अगेन वही देखो, यहाँ आप लोग अगर फिर से गलत अंडरस्टैंड कर रहे हो कि यहाँ CFSE वैल्यू तो इंटरमीडिएट का ज़्यादा है ऐसे करके, लेकिन निगेटिव में ज़्यादा है, निगेटिव में ज़्यादा है, इस वजह से उसका CFSE वैल्यू क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये आप सभी लोग इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में लिख सकते हो।
अच्छा ये तो पूरा बुकिश लैंग्वेज हो गया, लेकिन आप सभी लोग से अगर जनरल पूछा गया कि बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स को देख के बताओ, जैसे कि एक एग्जांपल दिया था मैंने, एक एग्जांपल दिया था CrH2O6, ये क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव था या 3 पॉजिटिव था, ठीक है 3 पॉजिटिव था, और एक था FeH2O6, ठीक है 3 पॉजिटिव। ये एग्जांपल को मैंने लिखाया है, आप सभी लोग को नोट करवाया है कि जब मैं आप सभी लोग को पढ़ा रहा था ना कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होता है, तो उसमें जरूर से ये एग्जांपल लिखाया था कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये है हम लोग का कौन सा लेबाइल था, कौन सा इनर्ट था, आप सभी लोग मुझे बताओ। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये D3 था, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था हम लोग का D5 था। तो मैंने बोला था कि ये हम लोग का इनर्ट नेचर है, इनर्ट नेचर शो करता है, और ये क्या है, लेबाइल नेचर शो करता है। तो क्या आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बता सकते हो क्या कि ये इनर्ट है, लेबाइल है? हाँ, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हम लोग उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स इनर्ट है और ये कॉम्प्लेक्स लेबाइल है। तो उसी को सीखते हैं, ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गया है ना, चलो सीखते हैं उसको। तो ये ना बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जिसकी सहायता से आप लोग बता सकते हो कि कोई मेटल कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा या फिर इनर्ट होगा। अगर उसका CFSC वैल्यू -12 DQ से ज़्यादा आ रहा है या फिर उसके बराबर आ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर्ट होगा। और उसका CFSC वैल्यू अगर -12 DQ से अगर कम आ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं CrH2O6, ठीक है, और इधर क्या लिखा है, 3 पॉजिटिव लिखा है। ये एक एग्जाम्पल लिया था, और दूसरा एग्जाम्पल लिया था FeH2O6, और इधर लिया था मैंने 3 पॉजिटिव। इसमें से कौन सा लेबाइल है, कौन सा इनर्ट है? ये हम लोग का लेबाइल है और ये है हम लोग का इनर्ट है। चलो एक बार इसको वेरीफाई भी करके देखते हैं ये वाले रिजल्ट से, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स जो कि है हम लोग का CrH2O6 3 पॉजिटिव। तो Cr क्या है, हम लोग का यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये 3D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका, ठीक है। CFSC निकालना आप सभी लोग को आता होगा, मैं ऐसे आशा करता हूँ। तो देखो ये क्या है, हम लोग का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग का नीचे ये 3 स्प्लिट होता है, ऊपर क्या होता है 2 ऐसे स्प्लिट होता है, और बीच में ऐसे बेरी सेंटर प्रेजेंट होता है। नीचे वाला जो होता है वो कितना होता है, -2/5 डेलो होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो होता है प्लस का 3/5 डेलो होता है कि नहीं है? आप सभी लोग जानते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं T2G लेवल, और इसको हम लोग बोलते हैं EG लेवल, ठीक है। अगर आप सभी लोग को CFSC निकालना है, Cr क्या है, +3 में है, 3D3 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और क्या हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप सभी लोग को CFSC निकालना है ना, CFSC निकालने का फार्मूला क्या होता है, CFSC निकालने का फार्मूला होता है -2/5 डेल O इंटू NT2G, ठीक है। CFSC निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये क्या होता है -2/5, ये देखो इसको लिखो -2/5 डेलो इंटू NT2G। NT2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल। तो T2G लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो NT2G का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका CFSC वैल्यू निकालना चाहूँ, ये हो जाएगा -2/5 डेलो इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल कितना है, 3 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, -6/5 डेलो आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ ये हो गया, प्लस लिखते हैं इधर 3/5 डेलो NEG। ये क्या होता है, 3/5 डेलो NEG। NEG मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG लेवल। प्लस लिखते हैं हम लोग पेयरिंग एनर्जी। इस पेयरिंग एनर्जी को अभी के लिए भूल जाओ, इसको मैं जब CFSC वगैरह पढ़ाऊंगा ना कभी ज़िंदगी में, तो इसको मैं बताऊंगा कि पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, लेकिन पेयरिंग एनर्जी को अभी भूल जाते हैं। CFSC को इस फार्मूले से निकालते हैं, इस फार्मूले को जरूर से ध्यान रखना, बहुत काम आएगा आगे, है ना। सेकंड यूनिट में भी ये CFSC निकालना वगैरह है, तो ऑलरेडी मैं यहीं बता देता हूँ, तो वहाँ आप सभी लोग को थोड़ा सा आसानी चले जाएगा। -2/5 डेलो इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल प्लस 3/5 डेलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG लेवल प्लस इसको P को हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG लेवल कितना है, 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। पेयरिंग एनर्जी को अभी के लिए भूल जाओ, तो ये कितना निकला,
6/5 डेल ओ निकला, ठीक है। और अगर मैं इसको डी क्यू में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्योंकि हम लोग जो भी वैल्यू निकालेंगे वो डी क्यू से कंपेयर करेंगे, तो इसको अगर 10 से इंटू कर दोगे ना, तो डेल ओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अगर मैं 10 इंटू करूँ तो क्या हो जाएगा, -6/5 डेल ओ इंटू क्या हो जाएगा 10, यानी कि ये 60/5 हो जाएगा। ऐसे फिर इसको कन्वर्ट 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी कितना हो जाएगा, -12 डी क्यू आर है ना, -12 डी क्यू आर है। -12 डी क्यू के बराबर, तो ये क्या होगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। और ये हम लोग को प्रूव भी हुआ है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसको केवल समझने के लिए यूज़ करना। इसको एग्ज़ाम में हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, आपके एमएससी एग्ज़ाम में ये नहीं लिखेंगे। लेकिन कभी आपसे पूछ दिया गया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट है, कौन सा कॉम्प्लेक्स लिबाइल है ना, तो उसको आप लोग इस प्रकार से निकाल पाओगे। दूसरा एग्जाम्पल था हम लोग का Fe H2O का 6, और इधर क्या था 3 पॉजिटिव। ये कैसा है हम लोग का, ये लेबाइल है। तो इसका CFSE के वैल्यू कितना होना चाहिए, -12 डिग्री से कम होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, Fe क्या है हम लोग का, Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 3D5 होगा, ठीक है। D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 3D5। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनेंगे, ये है हम लोग का T2G लेवल, और ऊपर आ जाएगा हम लोग का EG लेवल, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ ऊपर भरूं कि नीचे भरूं, क्योंकि ये H2 है, क्या है हम लोग का, एक वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगा, ऊपर में जाएगा ऐसे, ठीक है। और अगर मैं CFSE निकालना चाहूँ, इसका CFSE क्या होता है, ये है हम लोग का बीच में सेंटर, ये होता है हम लोग का -2/5 डेलो, और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है +3/5 डेलो होता है। तो CFSE वैल्यू कैसे निकालते हैं, -2/5 डेलो इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल, प्लस क्या हो जाएगा 3/5 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG लेवल, प्लस होता है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इसको P को गोली मारते हैं, -2/5। डेलो को हम लोग किस प्रकार से खेलेंगे, डेलो को डेलो ही लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल कितना है, 3 है, तो इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे, प्लस 3/5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG लेवल कितना है, 2, ठीक है। और इधर क्या रहता है, डेलो भी रहता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा, -6/5 डेलो, प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6/5 डेलो, है कि नहीं है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ रहा है CFSE वैल्यू। तो 0 क्या है, इस -12 डिग्री से कम है ना, इस वजह से क्या होगा, ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा। आई होप आप सभी लोग को समझ आया है। इसमें से थोड़ा सा और बच गया है, उसको हम लोग ये लास्ट रैपअप करते हैं, फिर ये वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। ये छोटा सा पॉइंट बच गया था, देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से कुछ आया ना, D1 से D2 आए, तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लेबाइल होगा। अगर D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है किसी मेटल कॉम्प्लेक्स का, तो वो इनर्ट होगा। D4 से D6 के बीच में अगर वो हाई स्पिन है, HS का मतलब यहाँ पास है हाई स्पिन, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स D4 से D6 है, हाई स्पिन है, तो वो लेबाइल होगा, और लो स्पिन है तो वो इनर्ट होगा। D4 से D6 अगर लो स्पिन है तो इनर्ट होगा। D7 किसी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लेबाइल, फिर इनर्ट, फिर लेबाइल, ऐसे करके। एग्जाम्पल के लिए हम लोग का D3 आया था ना, तो D3 कैसे था, इनर्ट था, तो ये इनर्ट है, ऐसे करके। और ये सब कैसे निकला है, वही CFSE हम लोग निकाले हैं, तो उसका पूरा एक समरी हम लोग ने ऐसे लिख दिया। ये हाई स्पिन और लो स्पिन अगर आप सभी लोग को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि D4 है, D4 अगर लिखा है लो स्पिन, ठीक है, D4 लो स्पिन लिखा है ना, तो ये हम लोग का ये D ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया 5, 4 इलेक्ट्रॉन है, और उन लोग की स्पिन कैसे है, लो स्पिन है। लो स्पिन का मतलब होता है पेयरिंग, 1 2 3 4, इस प्रकार से प्रेजेंट होगा लो स्पिन। इन लोग का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है, 0 है। एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ लेते हैं और उसका कितना लेते हैं, माइनस हाफ लेते हैं, तो प्लस हाफ माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 0, प्लस हाफ माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 0। और अगर मैं हाई स्पिन लूँ, D4 हाई स्पिन लूँ, तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करूँगा, देखो 1 2 3 4, और ये क्या हो गया 5,
1 2 3 4, ये होगा हाई स्पिन। हाई स्पिन क्यों? क्योंकि ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना बार है? 4 बार कितना है? प्लस हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है? 2। ऊपर का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है? 0। तो कौन सा हाई स्पिन है? ये हाई स्पिन है, क्योंकि इसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में याद रखना कि पेयरिंग होता है, और ये हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में होता है, और ये हाई स्पिन जो है ना वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में होता है ना। ये सब चीज़ ना आप लोग CFT में पढ़ते ही हो, तो अगर आप सभी लोग को वो पता हो तो ये भी पता होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। आई होप आप सभी लोग को ये लेवाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं वो समझ आया हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसके लिए आप सभी लोग से खेद है, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ना मैं चाहता था कि आप सभी लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा से बताऊँ और साथ ही नोट्स भी प्रोवाइड करूँ। दोनों साथ में कर रहा हूँ ना, इस वजह से थोड़ा सा लंबा बन रहा है। तो मेरे मेहनत के लिए थोड़ा सा एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सॉरी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी लोग से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।